हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग एक आत्मकथा देखने वाले हैं जिनका नाम है जूठन। और ये आत्मकथा लिखा गया है हमारे प्रसिद्ध लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा। सन 1903 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अंग्रेजी में अनुवाद हो के छापा गया था और इसका पहली बार प्रकाशन हुआ था 1957 में। और 1908 में अरुण प्रभा मुखर्जी द्वारा किया गया अनुवाद कोलंबिया प्रेस न्यूयॉर्क द्वारा प्रकाशित किया गया आत्मकथा का दूसरा खंड 2015 में प्रकाशित हुआ है। तो ये इनका प्रकाशन वर्ष कुछ इस प्रकार है। और ये हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा है। पुस्तक दलित जाति के जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन प्रस्तुत करती है और साथ ही भारतीय जाति प्रथा, स्ववर्ण मानसिकता और आरक्षण जैसे सवालों को भी उठाती है। पुस्तक केवल एक व्यक्ति विशेष की अपनी आत्मकथा होने के अतिरिक्त उस समय विशेष को त्रासद कथा भी वर्णित करती है जिसमें लेखक पैदा हुए हैं। जूठन का भारतीय साहित्य में अपना एक विशेष स्थान है और दलित साहित्य में एक अग्रदूत रचना मानी जाती है। इसका शीर्षक जूठन हिंदी का प्रसिद्ध लेखक राजेंद्र यादव द्वारा सुझाया गया था। पुस्तक विवादों में रही जब 2018 में इसके अंग्रेजी स्मरण के कुछ अंशों को हिमाचल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम से बाहर किए जाने का मुद्दा उठा। जाति और अन्य कई आधारों के विभेद के मुद्दा में उठाने वाली फिल्म आर्टिकल 15 2019 के मुख्य अभिनेता आयुष्मान खुराना ने अपने एक साक्षात्कार में जूठन से प्रेरणा लेते हुए बात स्वीकार की। जूठन सामाजिक सौहार्द को उजागर करने वाले दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। बकौल लेखक दलित जीवन की पीड़ाएं असानियाँ और अनुभव दत्त है। ऐसे अनुभव जो साहित्य अभिव्यक्तियों के स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसें ली है जो बेहद क्रूर और अमानवीय है। दलितों के प्रति असंवेदनशील भी। अपनी व्यथा कथा को शब्दबद्ध करने का विचार काफ़ी समय से मन में था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही थी। कितनी ही बार लिखना शुरू किया और हर बार लिखे गए पन्ने को फाड़ दिए। इस अनुभवों में लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबे जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर से जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यातनाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उघेड़ते हुए कई बार लगा कितना दुखमयी है यह सब। कुछ लोग को यह अंधविश्वासी और अतिरंजनपूर्ण लगता है। जूठन दिल दहलाने वाले एक दलित लेखक की सच्ची घटना है और सच्ची कहानी है। लेखक की ओर से दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव तथ्य है। ऐसे अनुभव जो साहित्य अभिव्यक्तियों के स्थान नहीं पा सके। एक ऐसी व्यवस्था में हमने सांसें ली है जो बेहद क्रूर और अमानवीय है। दलितों के प्रति संवेदनशील भी। अपनी व्यथा कथा को शब्दबद्ध करने का विचार काफ़ी समय से मन में था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। कितनी बार ही लिखना शुरू किए, लेकिन हर बार नए पन्ने फाड़ना पड़ता था। कहाँ से शुरू करूं और कैसे, यही दुविधा थी। कुछ मित्रों से राय ली, आत्मकथा के बजाय उपन्यास लिखो। अचानक दिसंबर 1993 में राजकिशोर जी का पत्र आया। वे आज के प्रश्न श्रृंखला में हरिजन से दलित पुस्तक की योजना बना रहे हैं। वे चाहते थे कि उस पुस्तक के लिए 10-11 पृष्ठों में अपने अनुभव आत्मकथात्मक शैली में लिखूं। उनका आग्रह था अनुभव सच्चे एवं प्रामाणिक हो। पात्रों के नाम चाहे तो बदल भी सकते हैं। राजकिशोर जी, इस पात्र ने मेरे मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। कुछ दिन दुविधा में निकल गए, एक पंक्ति तक नहीं लिख पाया। इसी बीच राजकिशोर जी का दूसरा पत्र आ गया अल्टीमेटम के साथ, जनवरी 94 के अंत तक सामग्री भेजो। पुस्तक
प्रेस में जाने के लिए तैयार है। पता नहीं राजकिशोर जी के उस पत्र में ऐसा क्या था। मैंने उस रात अपने शुरुआती दिनों के कुछ पृष्ठ लिख डाले और अगले दिन ही राजकिशोर जी को भेज दिए। सप्ताह भर उत्तर की प्रतीक्षा की। फोन पर बात हुई। उस सामग्री को वे छाप रहे थे। हरिजन से दरिद्र पुस्तक का पहला शीर्षक था एक दरिद्र की आत्मकथा। पुस्तक छपते ही पाठकों के पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया था। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों तक की पाठकीय प्रतिक्रियाएं मिली थी। दलित वर्ग के पाठकों को उन पृष्ठों में अपनी पीड़ा दिखाई दे रही थी। सभी का आग्रह था मैं अपने अनुभवों को विस्तार से लिखूं। इन अनुभवों को लिखने के कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। चलिए अब हम लोग जूठन की ओर चलते हैं, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। हमारा घर चंद्रभान तंगा के घेर से सटा हुआ था। उसके बाद कुछ परिवार मुसलमान जुल्हों के थे। चंद्रभान तंगा के घेर के ठीक सामने एक छोटी सी जोधड़ की स्थिली थी। उन्हें चूहाड़ों के बगड़ और गांव के बीच एक फलसा बना दिया गया था। जोहड़ी के नाम डब्बो वाली था। डब्बो वाली नाम कैसे पड़ा कहना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि इस डब्बो वाली जोड़ही का रूप एक बड़े गड्ढे के समान था, जिसके एक और तंगाओं के पक्के मकान की ऊंची दीवारें थी, जिसमें समकोण बनाती हुई छिंकारों के 2-3 परिवारों के कच्चे मकानों की दीवारें थी। उसके बाद फिर तंगाओं का मकान थे। जोहड़ी के किनारे पर चूल्हों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बों वाले के किनारे खुले में टट्टी फरागत के लिए बैठ जाती थी। रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन में भी, उजाले में भी पर्दों में रहने वाली त्यागी महिलाएं घूंघट काटे 2 साले ओढ़े इस सार्वजनिक खुले शौचालय में निर्वती पाती थी। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे डिब्बे वाली के किनारे गोपनीय जिस्म उखाड़ कर बैठ जाती थी। इसी जगह गांव भर के लड़ाई झगड़े, गोलमेल, कॉन्फ्रेंस की शक्ल में चरित्र होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी, ऐसी दुर्गंध की मिनट भर में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नाग, धड़क, कुत्ते, बच्चे, रोजमर्रा के झगड़े, बस यह था यह वातावरण जिसमें बचपन बीता। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था का आदर्श व्यवस्था कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो उसकी राय बदल जाएगी। उसी बगड़ में हमारा परिवार रहता था। 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा, 1 ताऊ का परिवार। चाचा और ताऊ अलग रहते थे। घर में सभी कोई ना कोई काम करते थे। फिर भी 2 जून की रोटी ठीक ढंग से नहीं चल पाती थी। तंगाओं के घरों में साफ सफाई से लेकर खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी सभी काम होते थे। ऊपर रात बेरात बेकार करनी पड़ती थी। बेकार के बदले में कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। बेकार के बदले में कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। बेकार के लिए ना कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। गाली गलौज पर ताड़ना अलग। नाम लेकर पुकारने की किसी को आदत नहीं थी। उम्र में बड़ा हो तो हो वो चूड़े बराबर, या उम्र में छोटा हो तो अबे चूड़े के, यही तरीका या संबोधन था। अस्पृश्यता का ऐसा इलाका कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस और छूना बुरा नहीं था, लेकिन यदि चूड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता है। सामाजिक स्तंभ पर इंसानी दर्जा नहीं था। वे सिर्फ ज़रूरत का ही वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो, दूर फेंको। हमारे मोहल्ले में ऐसे ईसाई आते थे। नाम था सेवक राम मसीही। चूहोड़ों के बच्चों को घेर कर बैठ रहते थे। लिखना पढ़ना सिखाते थे। सरकारी स्कूलों में कोई घुसने नहीं देता था। सेवक नाम मसीही के पास सिर्फ मुझे ही भेजा गया था। भाई तो काम करता थे,
बहन को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं था। मास्टर सेवक राम मसीह के खुले बिना कमरों बिना टाट चटाई वाले स्कूल में अक्षर ज्ञान शुरू किया था। एक दिन सेवक राम मसीह और मेरे पिताजी में कुछ गड़बड़ हो गई थी। पिताजी मुझे लेकर बेसिक प्राइमरी विद्यालय गए थे जो कक्षा 5 तक था। वहाँ मास्टर हरफूल सिंह थे। उनके सामने मेरे पिताजी ने गिड़गिड़ाकर कहा था, मास्टर जी, थारी मेहरबानी हो जाए जो हमारे जागत बच्चा को भी 2 अक्षर सिखा दोगे। मास्टर हरफूल सिंह ने अगले दिन आने को कहा था। पिताजी अगले रोज फिर गए। कई दिन तक स्कूल का चक्कर काटते रहे। आखिर एक रोज स्कूल में दाखिला मिल गया। उन दिनों देश को आज़ादी मिले 8 साल हो गए थे। गांधी जी के अछूतोद्धार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती थी। सरकारी स्कूलों के द्वार अछूतों के लिए खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन जन सामान्य की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था। स्कूल में दूसरे को दूर बैठाना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर अक्षर लिखे धुंधले दिखाई पड़ते थे। त्यागियों के बच्चे चोहरे का कहकर चिढ़ाते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर लेते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा तुगक मिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हेडपंप के पास खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था। हेडपंप छूने पर बवेला हो जाता था। लड़के के पीटते ही थे। मास्टर लोग भी हेडपंप छूने की सजा देते थे। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार स्कूल आना मेरा अधिकार चेष्टा थी। मेरी ही कक्षा में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे। राम सिंह जाति में चमार था और सुखन सिंह छिवे राम सिंह के पिताजी और माँ खेती मजदूरी करते थे। सुखन सिंह के पिताजी इंटर कॉलेज के चपरासी थे। हम तीनों साथ साथ बढ़े और बचपन के खट्टे मीठे अनुभव समेटे थे। तीनों पढ़ने में हमेशा आगे रहे, लेकिन जाति का छोटापन कदम कदम पे छलाता रहा। बरला गांव के कुछ मुसलमान त्यागी भी थे। त्यागियों को भी तागा कहते थे। मुसलमान तागाओं का व्यवहार भी हिंदुओं जैसा ही था। कभी कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर यदि निकले तो फस्तीनियाँ सुनाई पड़ती थी। ऐसे फस्तीनियाँ जो मुझे तीर की तरह भीतर तक उतर जाती थी। ऐसा हमेशा होता था। साफ सुथरे कपड़े पहनकर कक्षा में जाओ तो साथ के लड़के कहते, अब चूल्हे का नए कपड़े पहनकर आया है। मैले पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाओ तो कहते, अब चूखड़े के दूर हट, बदबू आ रही है। अजीब हालत थे दोनों ही स्थिति में। अपमानित होना पड़ता था। चौथी कक्षा में थे। हेडमास्टर बिशंबर सिंह की जगह कलीराम आ गए थे। उसके साथ और एक मास्टर आए थे। उसके आते ही हम तीन को बहुत पूरे दिन आ गए थे। बात बेबात पर पिटाई हो जाती थी। राम सिंह तो कभी कभी बच भी जाता था, लेकिन सुखन सिंह और मेरी पिटाई तो आम बात थी। मैं वैसे भी काफ़ी कमज़ोर और दुबला पतला था उन दिनों। सुखन के पेट पर पसलियों की ठीक ऊपर एक फोड़ा हो गया था। उसमें हर वक्त पीप बहती रहती थी। कक्षा में वह अपनी कमीज ऊपर की तरफ हर तरफ मोड़ कर रखता था ताकि फोड़ा खुला रहे। एक तो कमीज पर पीप लगने का डर, दूसरे मास्टर की पिटाई के समय फोड़े को बचाया जा सकता था। एक दिन मास्टर ने सुखन सिंह को पीटते समय उस फोड़े को एक धूसा जड़ दिया। सुखन की दर्दनाक चीख निकली। फोड़ा फूट गया। उसे तड़पड़ाता देखकर मुझे भी रोना आ गया था। मास्टर हम लोग को रोता देखकर लगातार गालियाँ बक रहा था। ऐसी गालियाँ जिसे यदि शुद्ध बंद कह दूं तो हिंदी में अभी जातीयता पर धब्बा लग जाएगा, क्योंकि मेरी एक कहानी बैल की खाल में एक पात्र के मुंह से गाली दिलवा देने पर हिंदी के कई बड़े लेखकों के नाक भौं सिकुड़ी थी। संयोग से गाली देने वाला पात्र ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी ब्रह्मा का ज्ञाता, और गाली अध्यापकों के स्पर्श आदर्श रूप जो मैंने देखा वह अभी तक मेरी स्मृति से मिटा नहीं।
जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे तमाम शिक्षक याद आते हैं जो माँ बहन की गालियाँ देते हैं, सुंदर लड़कों की गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उसे वाहितापन कहते थे। एक रोज़ हेडमास्टर कालीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चा सहम जाते हैं। पूरे स्कूल में उसकी दहशत थी। चूल्हे का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियों तोड़कर झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल में ऐसे चमका दे जैसे शीशा। तेरा तो यह खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश में मैं स्कूल के कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे स्कूल चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मैंने वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक का इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू का काम मुझे लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी दहाड़ सुनाई पड़ी। अबे ओ चूल्हे के मादरचोद, कहाँ घुस गया अपनी माँ? उसकी दहाड़ सुनकर मैं थर-थर काँपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मनसब्बार को बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपककर मेरी गर्दन दबोच ली थी। उन्होंने उंगलियां के दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोचकर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे पे ला लपटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो गाड़ में मिर्ची डाल के स्कूल से बाहर काट दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह से उसके पत्ते सूखकर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली टहनियों मेरे आंखों के आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरों की खिड़कियां, दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी ये क्या करा रहे हैं? वे प्यार से मुंशी जी से कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ है? मेरी हिचकियाँ बंद गई थी। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज़ झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उसकी आंखों में आग की गर्मी उतर गई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वालों पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फपकने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वे द्रोणाचार्य का औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? पिताजी की आवाज़ पूरी स्कूल में गूंज पड़ी थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। कई तरह की कमजोरियाँ थीं पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज़ उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेडमास्टर ने तेज आवाज़ से कहा, ले जा इसे यहाँ से, चूल्हा होके पढ़ाई करेगा? चला जा, नहीं तो हाड़ गोड़ तोड़वा दूंगा। पिताजी मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिया। जाते जाते हेडमास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो इसीलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यूँ चूल्हे का यहीं
पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यूं ही नहीं इसके बाद और भी आवेगा पढ़ने को। पिताजी का विश्वास था गांव का त्यागी मास्टर कालीराम कि इस हरकत पर इसे शर्मिंदा करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिसका दरवाज़ा खटखटाया यही उत्तर मिला, क्या करोगे स्कूल भेज के? यह कौवा भी का भी हंस बांध सके? तुम अनपढ़ गंवार लोग क्या जानो, विद्या ऐसे हासिल न होती। अरे चूल्हे की जागत को झाड़ू लगाने को कह दिया तो कौन सा जुल्म हो गया, या फिर झाड़ू ही तो लगवाई है तो द्रोणाचार्य की तरियों गुरु दक्षिणा में अंगूठा तो नहीं मांगा, आदि आदि। पिताजी थक हार कर निराश लौट आए। बिना खाए पिए रात भर बैठ गया। पता नहीं किस गहन पीड़ा को भोग रहे हैं मेरे पिताजी। सुबह होते ही उन्होंने मुझे साथ लिया और प्रधान सरवा सिंह त्यागी की बैठक में पहुंचा। पिताजी को देखते प्रधान बोले, अबे छोटन क्या बात है, तड़के ही तड़के आ लिया? चौधरी साहब, तुम तो कहो कि सरकार ने चूल्हे चमारों के जातकों के लिए मदरसे के दरवाज़ा खोल दिए हैं, और यहाँ वो हेडमास्टर मेरे जाकत को पढ़ाने के लिए क्लास के बाहर लाके दिन भर झाड़ू लगवाते हैं। बिन यो दिन भर मदरसे में झाड़ू लगवाएगा तो इस दम को बताओ पढ़ेगा कब? पिताजी प्रधान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पास खड़ा पिताजी को देख रहा था। प्रधान ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, कौन सी क्लास में पढ़े हैं? जी, चौथी में। हमारे महेंद्र की क्लास में हो? जी। प्रधान जी ने पिताजी से कहा, फिक्र मत कर, कल मदरसे में इसे भेज देना। मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 तंगाओं हिंदू मुसलमान के घर तथा घेर मर्दों के बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह में साफ सफाई का काम करती थी। इसी काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जैनसेन 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखबीर तंगाओं के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तंगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय, भैंस और बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कूड़ियों पर या उबले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घर में हर रोज़ 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय, बैल और भैंस की सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों से बांधा जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पत्ती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दलान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दलानों में भारी दुर्गंध में गोबर ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भीना जाता था। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। 10 मवेशी वाले घर में साल भर के 25 सेर, 12-13 किलो अनाज। दोपहरी के समय हर घर में बची कुची रोटी, जो खासतौर पर चूल्हों को देने के लिए आटे की भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। शादी विवाह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे होते थे तो चूल्हे दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात का खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी में बचे कुचे टुकड़े, एक आधा मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बिछे खिल जाते थे। जिस बारात का पतलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्कड़ लोग आए हैं, सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौके पर बड़े बूढ़े ऐसे बारातों का जिक्र बहुत रोमांस लफ्ज़े में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतनी जूठन आई थी कि महीनों खाते रहे हैं। पतलों से जो पूरियाँ के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा दी जाती थी। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था, क्योंकि सूखने वाले पूरियों पर कौवे, मुर्गियाँ, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आँख बची थी, पूरियाँ साफ
इसीलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। ये सूखी पूड़ियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूड़ियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर रुगदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन भीतर से कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था। माँ पिताजी के हाथ बटाने तंगाओं त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करती थी कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता। आज जब मैं सोचता हूँ, जी मचलने लगती है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव में मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते यह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो खुश हो गई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटनाएं स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुरेंद्र जब पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी के 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव घर की इज्जत का सवाल था। कहीं कोई कमी ना रह जाए। गांव भर चारपाई को ढो ढोकर इकट्ठा किया था। पिताजी ने बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी। मैं और मेरी छोटी बहन माया माँ के सिमटे बैठे थे, उस उम्मीद से भीतर से जो मिठाई और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। जब सब लोग खा कर चले गए, मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दलान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, इब तो सारा खाना खा के चले गए। हमारे जकातों को भी एक पत्तल पर धर कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरों की तरफ इशारा करके कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जकातों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चुड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। उन दिनों में 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य का खनका पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। दोस्तों की मांग कर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी यह स्थिति थी कि जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उड़ाने का काम भी चूल्हों की जिम्मेवारी था। जिसके घर में जो काम करता था, उसके मरे हुए पशु को भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनतना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की ज़रूरत होती है। उसकी मवेशी मर जाता था तो उसे जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए कई बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियाँ बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने का अक्सर देर हो जाती थी। मरे हुए पशुओं को उठाना बाकी कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों की रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहों से उठाना पड़ता था। इतने श्रम सव्य काम के बदले मात्र गालियाँ। कितने कुरूप समाज में रहे हैं हम, जहाँ शर्म का कोई मोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने की एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरपुर नगर के चमड़ा बाजार में बिक जाता था। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। आने जाने की मरे हुए पशुओं को उठाने की मजदूरी लेकर मुश्किल में से खाल के बदले 15-10 रुपये हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ती थी। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन मेल निकलता था। कट फट जाने पर
खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे ही दिन खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज़ ब्रह्मदेव तागा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर पड़ा, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जेनेसर उस रोज़ किसी रिश्तेदारी में गए थे। घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसबीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई। बैल की खाल उतारने किसी भेजे बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उसके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएगा। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे, उसे छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा सोलहड़ महाकामचोर थे, बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम से कतराते थे। माँ को फिक्र लगी रहती थी कहीं हमारे पहुँचने से पहले ही बेल पर गिद्ध या जंगली जानवर टूट ना पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैंने उनकी मदद कर रहा था। चाचा के हाथ धीरे धीरे चल रहा था, पिताजी जैसे कुशलता उसमें नहीं थी। थोड़ी ही देर में वह थक कर बीड़ी पीने लगे। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ काँप रहे थे, अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज़ मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं के गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उभरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल से घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना से मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा है। जैसे जैसे खाल उतार रही थी, मेरे भीतर का रक्त जमा हो रहा था। खाल उतारने में हमें कोई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया, उस पर लगे खून की सूखी ज़मीन पर सोख लिया था। चाचा ने खाल की चादर में बांध लिया था, गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा का तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़ उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था। बसेरा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने ज़मीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज़ मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा बस अड्डे के भीतर पार करा दो, मैं स्कूल की छुट्टी के समय है। मेरे स्कूल में सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ाकर रुआंसी आवाज़ में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी की वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे में प्रचलित भीड़ में मैं उस रोज़ जिस तरह निकला, मेरा ही मन जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था, कोई देख ना ले, कोई सहपाठी ना मिल जाए। अगर कोई पूछेगा तो क्या बताऊंगा। घर पर पहुंचते पहुंचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिर गया। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालात में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पाँव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़े में खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी उस रोज़ माँ से कहा था, इनसे ये ना करवाओ, भूखे ही रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी का ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी गंदगी को जी रहे हैं। इसी के साथ हमारा जूठन आत्मकथा समाप्त होता है दोस्तों। तो आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, यदि अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और यदि आप लोगों को लग रहा है कि किसी के साथ शेयर करने से किसी की भलाई हो सकती है तो उसे बेहिचक शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से कुछ नहीं होता है। इसी तरह की स्टोरी वगैरह सुनने के लिए, आत्मकथा, स्टोरी, नाटक, हमारे चैनल को बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि रोज़ न्यू चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं।